नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा में बीजेपी ने मांगा ममता बनर्जी से इस्तीफा, तो सीएम का जवाब, पहले पीएम मोदी दे इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, अखिलेश यादव ने दी चेतावनी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कोई भी एमएलए अब नहीं बदल पाएगा पाला, तामुर मिलेगी सजा, पार्टी बदलने से पहले 100 बार सोचेंगे विधायक। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में क्या फिर हो जाएगा बड़ा खेला, नीतीश तेजस्वी की हुई मुलाकात, लालू ने बुला ली विधायकों की बैठक। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि स्टार पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने की राहुल गांधी से मुलाकात, विधानसभा चुनाव लड़ने की है अटकलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा में बीजेपी ने मांगा ममता बनर्जी से इस्तीफा, सीएम का जवाब, पहले पीएम मोदी से मांगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को एंटी रेप बिल, अपराजिता महिला और बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया। अपराजिता बिल पेश करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चर्चा के दौरान बीजेपी की नारेबाजी पर ममता बनर्जी भड़क गई और यूपी समेत अन्य राज्यों में हुई रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से इस्तीफा मांगने की सलाह दे डाली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत पर दुख जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब केस सीबीआई के हाथ में है, अब हमें सीबीआई से इंसाफ चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। सीएम ने दावा किया कि यह एक ऐतिहासिक बिल है और भारतीय न्याय संहिता से ज्यादा कठोर है। ये कानून लागू कराएगी जिसे इतिहास याद रखेगा। बिल पेश करने के दौरान बीजेपी के सदस्यों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले पीएम मोदी इस्तीफा मांगे। बिल पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप की घटना हुई तब वो झारग्राम में थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उन्होंने 12 अगस्त को पीड़ित परिवार से बात की थी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। सीएम ने दावा किया कि उन्होंने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश की, मगर हाई कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि अब वो रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा चाहती हैं। इस बिल के पेश करने से पहले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने संशोधन की मांग की। इसके जवाब में सीएम ने राज्यपाल से इस पर साइन करने की डिमांड रख दी है। उन्होंने दावा किया कि कोलकाता शहर महिलाओं के लिए सेफ है और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार ने दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, अखिलेश यादव की बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनाव परिणाम से प्रभावित होगी। अखिलेश यादव ने इस बयान को योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमले के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। जनता अपनी सरकार बनाना चाहती है। जनता की यहाँ पर भाजपा की राजनीति को निष्प्रभावी बनाने में पीडीए एक सशक्त भरोसा साबित हुआ है, इसीलिए संविधान और आरक्षण के मुद्दों को धार देना है। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता समाजवादी सरकार के समय हुए विकास से परिचित है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता चला गया है, विकास पूरी तरह अवरुद्ध है, जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना का होना आवश्यक है। समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का राजनीतिक चरित्र ही विकास विरोधी है और पिछले 7 वर्षों में भाजपा ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया और न ही भाजपा नेतृत्व के पास विकास का कोई विजन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई भी एमएलए अब नहीं बदल पाएगा पाला, ताउम्र मिलेगी सजा, पार्टी बदलने से पहले 100 बार सोचेंगे विधायक। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसके बाद उन विधायकों की पेंशन बंद कर दी जाएगी जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य पाए जाएंगे। दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए विधानसभा सदस्यों की पेंशन बंद करने के प्रस्ताव वाला एक विधेयक मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा संशोधन विधेयक 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो वो अधिनियम
अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा। इस साल कांग्रेस के 6 विधायकों को 2024-25 का बजट पारित किए जाते समय सदन में अनुपस्थित रहकर पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के लिए इस साल फरवरी में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया था। इसमें सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त, लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में क्या फिर होगा खेला? नीतीश तेजस्वी की हुई मुलाकात, लालू ने बुला ली विधायकों की बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर खेला होने जा रहा है? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सिंगापुर से अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर लौटने के साथ ही बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मंगलवार को मुलाकात हुई और अब दूसरे ही दिन लालू यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशियों की बैठक बुला ली है। ये सियासी संयोग है कि फिर किसी नए प्रयोग के लिए पटकथा लिखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मिले। नीतीश तेजस्वी की ये 1-to-1 मुलाकात अचानक नहीं बल्कि तयशुदा थी। बिहार में सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति पर मशविरा करने के लिए दोनों नेता मिले हैं। सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसलिए दोनों नेता मिले हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा सूचना आयुक्त के संभावित नामों पर होने के बजाय नई सियासी केमिस्ट्री बनाने को लेकर हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने खुद ही सारी स्थिति सामने रख दी। उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि कुछ नियुक्तियां होनी है जिस पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है। सरकार इस संबंध में विधिवत जानकारी देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्टार पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने की राहुल गांधी से मुलाकात, विधानसभा चुनाव लड़ने की हैं अटकलें। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। किसान आंदोलन और पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं ने राज्य में भाजपा को काफी डैमेज दिया है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। इस बीच स्टार रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। पहलवान विनेश और बजरंग पुनिया की राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं और यहां पर अटकलों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में वजन बढ़ने के कारण विनेश फोगाट पदक से चूक गई थी। जब वो भारत लौटी थी तो हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। तभी से उनके राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। फोगाट हाल ही में शंभू बॉर्डर पहुंची थी और प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया था। राज्य भर में खाप पंचायतों के द्वारा उनका स्वागत भी किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका की ताकत बढ़ाने में जुटे राहुल गांधी, वायनाड के लिए बनाया नया चुनावी प्लान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह जीत मिली थी और नियमों के अनुसार उन्हें एक सीट छोड़नी है, तो राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया है और इस सीट से अब उनकी बहन प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को इस बात का ऐलान कर दिया था। वहीं अब राहुल गांधी ने अपनी बहन की राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। वो सड़कों पर उतरकर प्रियंका गांधी के लिए माहौल बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी ने एक स्पेशल चुनावी प्लान भी तैयार कर लिया है। राहुल गांधी का ये प्लान क्या है, वायनाड में प्रियंका गांधी क्या कर पाएंगी, जानने के लिए आपको बता दें कि अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का रामबन में बड़ा दावा, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने रामबन जिले के गुल सिंगलदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक सहयोगियों की मदद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना सुनिश्चित करेंगे, भले ही भाजपा चाहे या नहीं चाहे। हम इंडिया गठबंधन के बैनर तले सरकार पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डालेंगे। वहीं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ भाजपा और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ हम मोहब्बत, सम्मान और इज्जत की बात करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को बताया राजीव गांधी से अच्छा विचारक, कहा उनमें प्रधानमंत्री बनने
बनने के हैं गुण। जी हाँ दोस्तों, भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एम पित्रोदा ने राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी से अच्छा रणनीतिकार और विचारक बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता भारत के विचार के संरक्षक हैं। राहुल गांधी में भविष्य के प्रधानमंत्री के सभी गुण हैं। पित्रोदा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भाजपा की ओर से किए गए हमले को फर्जी करार दिया है। पित्रोदा ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर कहा कि वो आधिकारिक क्षमता के तहत अमेरिका नहीं आ रहे, बल्कि उनको व्यक्तिगत स्तर पर कैपिटल हिल में कुछ लोगों से बातचीत करनी है। वो थिंक टैंक के लोगों से मिलेंगे और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में भी बातचीत करेंगे। पित्रोदा ने कहा कि उन्होंने राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवेगौड़ा जैसे कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल और राजीव के बीच अंतर यह है कि राहुल कहीं अधिक बौद्धिक विचारक हैं और राजीव थोड़ा अधिक काम करने वाले थे। उनका डीएनए एक जैसा है, उनकी चिंताएं एक जैसी हैं। वो वास्तव में बेहतर भारत बनाने में विश्वास रखते हैं और उनकी कोई बड़ी व्यक्तिगत जरूरतें भी नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का सहारा को सख्त आदेश, संपत्तियां बेच लौटाए निवेशकों का पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और सहारा समूह ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए समूह पर अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा समूह पर 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश हैं, लेकिन पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद जमा नहीं कराए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और सहारा समूह ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। पीठ ने कहा कि सेबी करीब 10,000 करोड़ रुपए मांग रहा है, आपको इसे जमा करना होगा और हम एक अलग योजना चाहते हैं ताकि संपत्ति पारदर्शी तरीके से बेची जा सके। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह ने की जाति जनगणना की मांग, कहा पीएम मोदी तत्काल आदेश दें, खराब होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर जाति जनगणना की मांग की और कहा कि ये डाटा का जमाना है और सही जानकारी उसी से मिलेगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जाति जनगणना ना कराने से पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी धूमिल होगी, इसीलिए वो तत्काल इसे कराने के आदेश दें। बता दें कि कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना नीति निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए ना तो अवसर है और ना ही तरक्की में उनकी भागीदारी है और इस स्थिति को बदलने के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। इस मुद्दे को उठाते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी से जाति जनगणना कराने की मांग की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा काम भाजपा आरएसएस की बांटने की राजनीति से लड़ना, कांग्रेस की बैठक में बोले खड़गे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि पार्टी के नेताओं को भाजपा आरएसएस की बांटने की राजनीति से लड़ने और संविधान की रक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। खड़गे और राहुल गांधी ने एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी नेताओं से मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने व पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उनके सुझाव मांगे। ये बैठक हाल ही में संगठन में हुए फिर बदल के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई थी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हर भारतीय नागरिक तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा, हमने एआईसीसी के नए नियुक्त किए गए सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ बैठक की। हम अपने संगठन को मजबूत करने, हर आवाज को शामिल करने और सत्ता को सच बताने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता के लालच में कुछ भी, अजय राय का सीएम योगी पर बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस कमेटी के यूपी अध्यक्ष अजय राय बस्ती जनपद में अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी परीक्षागिरी में यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और उन्हें आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए देश प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रकाश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे दौड़ने वाले और उनके कार्यक्रम से पहले जाकर झाड़ू लगाने वाले सत्ता के लालच में कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर एक्शन पर दिए गए आदेश का स्वागत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती है। योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को गरीबों का दुश्मन बताते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ गरीब के घर को गिराने के लिए
किया जा रहा है, जबकि अमीर और माफियाओं पर योगी सरकार फूल बरसा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऐसी कौन सी नौकरी जहां सैलरी से ज्यादा है पेंशन? कांग्रेस ने फिर साधा सेबी प्रमुख पर निशाना। जी हां दोस्तों, सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की सैलरी के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की सफाई सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पलटवार किया और कहा कि ऐसी कौन सी नौकरी है जहां सैलरी से ज्यादा पेंशन मिलती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने कल के खुलासे में नरेंद्र मोदी, माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछे थे और अब इस शतरंज के खेल में एक मोहरे यानी आईसीआईसी बैंक का खुलासे पर जवाब आया है। जब माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई से रिटायर हुई थी तो 2013-14 में उन्हें 71,90,000 रुपए की ग्रेच्युटी मिली। 2014-15 में उन्हें 5.36 करोड़ रुपए रिटायरमेंट कंप्यूटेड पेंशन मिली। लेकिन अगर 2014-15 में माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई के बीच में सेटलमेंट हो गया था और 15-16 में उन्हें आईसीआईसी से कुछ नहीं मिला, तो फिर 16-17 में पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई? दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेबी में जहरीली माहौल, ऊंचे पदों पर बैठे अफसर करते हैं अपमान। 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने लिखा सरकार को पत्र। जी हां दोस्तों, यहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सेबी में बेहद खराब कामकाजी माहौल की शिकायत की है। अंग्रेजी बिजनेस अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर लीड स्टोरी के रूप में प्रकाशित किया है। खबर के मुताबिक सेबी के 500 से अधिक कर्मचारियों ने पत्र लिखकर कहा है कि सेबी में बड़े पदों पर बैठे लोगों द्वारा बात बात पर चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना दफ्तर की मीटिंग के दौरान आम बात हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का आरपीएससी पर बड़ा बयान, जल्द पुनर्गठन जरूरी, विश्वसनीयता और साख दाव पर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी के पुनर्गठन करने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में ईडी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। कटारा की गिरफ्तारी सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई थी। अब एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक मामले में ईडी और एसओजी की कार्रवाई से आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी आरपीएससी की कार्यप्रणाली और चयन प्रक्रिया पर ऐतराज जताया जाता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद प्रदेश की राजनीतिक फ्रेम से गायब चल रहे पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और जल्द ही नया आगाज कर सकते हैं। इसी सिलसिले में पूर्व मध्य प्रदेश सीएम ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात दिल्ली में की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीएम कमलनाथ ने नई दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में कमलनाथ की नई भूमिका पर जल्द फैसला किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में आसन्न चुनाव में कमलनाथ को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को प्रवास पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस महीने में हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, सीएम शिंदे ने बातों ही बातों में दिए संकेत। जी हां दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जल्दी होने के आसार हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में एक सभा के दौरान बातों ही बातों में इसके संकेत दे दिए हैं। हर राजनीतिक पार्टी इस विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस रही है। बीते कई सालों के उठापटक के बाद इस चुनाव में महायुति व महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपना अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। बस उन्हें चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का घर घेरा, नई लिस्ट तुरंत जारी करने की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लगातार तीसरे दिन अपना प्रदर्शन जारी रखा। एक दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे दिन मंत्री आशीष पटेल के यहाँ प्रदर्शन के बाद बुधवार को उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी वहां धरने पर बैठ गए हैं और इसके साथ ही हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग को लेकर आशीष पटेल के घर के
के सामने भी धरने पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी यहां जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बदलापुर की घटना पर क्यों है चुप, संजय राउत का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सवाल। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को बदलापुर यौन शोषण मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदलापुर की घटना पर विपक्ष तो बात कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बदलापुर के जिस स्कूल में ये घटना हुई है उस संस्था के प्रमुख भी इन्हीं के हैं। एक कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। और दोस्तों, स्कूल के सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किया? क्या सिर्फ एक सिपाही को बचाने के लिए या उसके पीछे के रहस्य को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये बयान संजय राउत ने दिया। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।